गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग सीटेट का हिंदी देखेंगे। हिंदी पेपर 1 है, इस पर हम लोग देखेंगे। इससे पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं 30 क्वेश्चन पूछे जाता है और इसमें हम लोग देखेंगे। ये पहला है हमारा गद्यांश। इसे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर उपयुक्त उत्तर विकल्प को चुनकर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जो गद्यांश इसे पढ़ते हैं, उसके बाद इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। आजकल बड़े बड़े कल कारखाने उद्योगशालाएं अपनी धुआं उगलती चिमनियों से वायुमंडल में प्राणघातक जहरीली हवाएं प्रसारित कर रही है। इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाली पानी अनेक प्रकार के जहरीले रसायन युक्त अवशेष के रूप में नदियों में बेहिचक उड़ेला जा रहा है, जो नदियों के प्राकृतिक जल को अपेय बना रहा है। इसके अलावा सड़कों पर दौड़ते वाहन, इसका धुआं और जहरीली गैस भी इन प्रदूषण में अपना अंशदान कर रही है। इस चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बच पाना कठिन कार्य लग रहा है, क्योंकि प्राणवायु के पर्यावरण अभाव में जीवन के अभाव होने जीवन के संभव अब रहने की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसमें बोला जा रहा है कि कल कारखाना जो उद्योगशाला है, इसमें जो है उद्योगशालाएं धुएं उगलती है और चिमनियां और वायुमंडल प्रभावकारी जहरीली हवाएं प्रसारित हो रही है। इससे उद्योगशाला कल कारखाने जो पानी है, यानी कि यहाँ से जो जहरीली रसायन जो पानी है उपयुक्त नदियों में बेहिचक उड़ेला जा रहा है। इससे नदियां प्राकृतिक जल अपेय मतलब गंदा होता जा रहा है। इसके अलावा जो सड़कें उन पर जो दौड़ते वाहन हैं, धुआं है, जहरीली गैसों से प्रदूषण और अंशदान कर रहा है। इसका भी अंशदान है। चौतरफा आक्रमण मानव सभ्यता को बच पाना कठिन कार्य लग रहा है, क्योंकि प्राणवायु के अभाव में जीवन संभव रहने की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग गद्यांश देखते हैं। अब इसका रिलेटेड हम लोग आंसर देते हैं कि वायुमंडल प्राणों को संकट में डालने वाली जो विषैली हवाएं कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? तो कारखानों की चिमनियाँ, कारखानों की नालियाँ, बड़े-बड़े कल कारखानों के प्रयोगशालाएँ। कारखाना का जो चिमनियाँ है, देखिए उभरती हुई चिमनियों द्वारा जो जहरीली हवाएं, कौन है? चिमनियाँ, कारखाना की चिमनियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कारखानों की चिमनियाँ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है 92 है। इसमें पूछा जा रहा है कि गद्यांश के आधार पर नदियों के जल प्रदूषण कर रहा है, कौन कर रहा है? कारखानों से निकलने वाली जो जहरीली वायु जल प्रदूषण कैसे करेगा? नहीं होगा ये। धुआं ये भी नहीं होगा। घरों से निकलने अवशिष्ट पदार्थ, इसका तो कोई उल्लेख नहीं, इसी भी नहीं होगा। कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी कारखानों से निकलने वाली जो अनेक जहरीली जो वो रसायन युक्त जो अवशेष है, नदियाँ जो इसका अवशेष हो गया युक्त, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कारखानों से निकलने वाली रसायन युक्त पानी हो जाएगा। तीसरा, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? वाहन, ये भी है। उद्योग की वायु चर्चा है। कारखाना, विद्यालय जो है ये वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। ठीक है, प्राण वायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वाक्य में काले अंश जो है अभाव, इसका प्रयुक्त जो प्रयुक्त उपयुक्त किया जा सकता है। इसके स्थान पर क्या और उपयुक्त किया जा सकता है? अभाव मतलब क्या होता है? किसी चीज का ना होना। ठीक है, अभावपूर्ण अनुपस्थिति, अतिशयता, अभावग्रस्त। इसका जो है अनुपस्थिति जो है, इसका जो अनुपस्थिति है, इसका अभाव का, ये हो जाएगा सटीक इसका जो कि इसके स्थान पे आ सकता है। ठीक है, प्राणवायु की अनुपस्थिति ये बोले या अभाव बोले। अब आते हैं हम लोग 95। 95 में क्या बोला? गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण में मानव सभ्यता का बच पाना असंभव है। जो मानव सभ्यता का बच पाना असंभव है, इसमें क्या हो जाएगा? शत्रुओं द्वारा आक्रमण, मानव ये उसका तो कोई शत्रु का चर्चा नहीं है। वायुमंडल द्वारा प्रदूषण से
मानव का अस्तित्व में संकट है। इस बात का तो चर्चा है। पड़ोसी देशों, इसका क्वेश्चन, पड़ोसी देश का अनेक रोगों से, ये इसका कुछ चर्चा नहीं है। बी नंबर जो है, वायुमंडल में प्रदूषित होने वाले मानव अस्तित्व का संकट है। इसका आंसर हो जाएगा ये बी। और 96, 96 बड़े बड़े शब्द का उपयुक्त युग्म मतलब क्या है? ये कैसा शब्द है? शब्द युग्म कौन सा है? पुनरुक्त शब्द है या विलोम शब्द है? उल्टा शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द ये भी नहीं है। सार्थक निरर्थक शब्द ये भी नहीं है। ये कैसा है? पुनर्युक्त है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड वर्ड है। पुनर्युक्त, पुनर्युक्त, ठीक है, पुनर्युक्त शब्द है। अब आते हैं 97, चौतरफा क्या समास है? चौतरफा मतलब इसमें संख्या शुरू में क्या है? संख्या आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो 97 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, द्विगु समास। 98 बेहिचक शब्द क्या है? बेहिचक शब्द क्या है? बेहिचक शब्द आपका ये एक आगत शब्द है। बेहिचक क्या है? ये आपका आगत शब्द है, ठीक है। ये न तत्सम है, न तद्भव है, न दिशज है। ये कैसा आगत शब्द है। प्रसारित शब्द में प्रत्यय क्या? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंतिम में जुड़ता है। इसमें जो इत है ना, इत, ये इत प्रत्यय है। जो प्रत्यय है प्रसार, प्रसार मतलब फैलाना। प्रसार में इत जोड़ देंगे प्रत्यय, क्या हो जाएगा? प्रसारित मतलब फैलाया। इसका भी अर्थ होता है फैलाना। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इत प्रत्यय। अब हम लोग आते हैं 100 से 105 तक। जो है ये कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और उपयुक्त उत्तर विकल्प को चुनकर देना है। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा सपना है, जो या समझे हाय, देखता हुआ सपना है तुझे को सारे जीवन एक ही प्यारे हैं, कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं। हे मातृभूमि तेरा संकट सबका हम संबंध है, जो भेद मानता है वह कहो, लोचन युक्त भी अंध है। तो ये हम लोगों ने ये आपका कविता पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने कविता पढ़ा, कविता में इसके लिए संबोधित किया गया, कविता जो है किसके लिए संबोधित किया गया है? किसके लिए संबोधित किया? यहाँ क्या बोल रहा है? कविता किसके लिए संबोधित किया गया है? तो यह हो जाएगा समस्त जीवों के लिए। तो इसमें जीव का तो कोई चर्चा नहीं है कविता में। लोग का भी कोई चर्चा नहीं है। और नारे, जो कविता में संबोधित है मातृभूमि को क्या किया है? तो हम लोगों ने कविता जो देखा था, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? मातृभूमि की चर्चा है। किसका चर्चा है? मातृभूमि की चर्चा है। और 101, 101 में बोल रहा है, कवि ने किस नासमझी पर दुख का व्यक्त किया है? किस पर अपना दुख का व्यक्त किया है? ये उन्होंने क्या है आपका, अ, मातृभूमि द्वारा लोगों के भेद का मानना, मातृभूमि द्वारा लोगों के भेद करना, मातृभूमि द्वारा किसी भी नजदीकी रिश्ता बनाना, रिश्ता कोई चर्चा नहीं है। मातृभूमि द्वारा अलग अलग फल देना, इसका भी कोई चर्चा नहीं। और मातृभूमि द्वारा लोगों को भेद करना, इसमें जो है इसमें बोला गया मातृभूमि द्वारा जो तेरे निकट सबका संबंध है, इसमें मानना भेद मानना को कहा गया है। यहाँ पे जैसे हमको देखते हैं, यहाँ दिया क्या है? मातृभूमि तेरे निकट सबका भेद मानना, तो लोगों का जो है सबका भेद मानना, तो इसका आंसर हो जाएगा भेद मानना मातृभूमि का। ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पे मातृभूमि के लोगों का भेद मानना इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग मातृभूमि की, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन है, मातृभूमि की किस विशेषताओं की ओर संकेत करता है? तो इसमें मातृभूमि का जो है किस और संकेत करता है उसे देखते हैं। सभी को अपना ना मानना, इसका क्वेश्चन। सभी को समान फल देना, ये भी नहीं है। सभी को अपना समान उपकार करना, जो इसमें क्या है? सभी को समान उपकार करना, तो इस चीज का जो है न्याय है, न्यारे न्यारे फल है, इसमें सबके जो है प्यार और सबको, इसमें यही हो जाएगा सारे जीवन को स्वप्न दिखाना। तो इसमें स्वप्न की चर्चा नहीं है, केवल आप इसमें जो है आपका जो है मातृभूमि जो है, मातृभूमि तेरे निकट सबका संबंध, इसका जो हो जाएगा उपयुक्त आंसर हो जाएगा सभी पर समान उपकार करना।
103 नंबर, इसमें बोला सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार, सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार, ये इसका सभी प्राणियों को उनके कार्य के अनुसार क्या होता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार मिलता है या भेदभाव मिलता है, अलग अलग जीव मिलते हैं, अलग अलग परिणाम मिलते हैं। तो क्या होता है, सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार क्या होता है, उनके कार्यों के अनुसार भेदभावपूर्ण, नहीं कार्य के अनुसार भेदभाव, इसका कुछ ऐसा भेदभाव मिलता है, ये भी नहीं होगा, अलग अलग जीव भी मिलते हैं, अलग अलग परिणाम मिलते हैं, सही बोला, उनके कार्य के अनुसार जो काम करेगा उसके अनुसार क्या होगा, उन्हें अलग अलग जो निष्कर्ष निकलेगा होता परिमाण निकलेगा, ठीक है, परिणाम निकलेगा, ठीक है। लोचन युक्त का तात्पर्य क्या होता है, लोचन, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, ठीक है, तो देख सकते हैं, लोचन युक्त का मतलब देख सकते हैं, ठीक है, इसका हो जाएगा 4 का बी। तो यहाँ भी जो इसमें जो चर्चा में लोचन युक्त भी अंध है, मतलब यहाँ पे अगर आपका यहाँ भी दिखेगा तो कविता में लोचन युक्त अंध है, मतलब क्या होता है, अंध मतलब क्या होता है, देख नहीं सकना, तो यहाँ वाला देख सकते हैं, अंध मतलब अंध मतलब देख सकता है, अंध युक्त, लोचन युक्त अंध जो देख सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विशेषण शब्द, इसमें से जो कौन सा विशेषण शब्द नहीं, प्यारे, ये भी विशेषण शब्द है, जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है विशेषण हो जाता है, सम, ये भी हो जाएगा, न्यारे भी हो जाएगा, संबंध नहीं होगा, जो संबंध शब्द है ये आपका विशेषण शब्द नहीं है। हम लोग आते हैं 106, 106 नंबर है, भारत में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद आदि के लिए कौन सा कथन सही है, अब हम लोग पेडागोजी पे आ चुके हैं, ठीक है। विद्यालय में भारत के विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है, बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और किसी शिक्षण अधिगम और के लिए एक संसाधन का होना जरूरी है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसका जो प्रयोग है भाषा और विषयों को शिक्षण और अधिगम को एक ही संसाधन के रूप में होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुभाषा कक्षाओं में उद्देश्य है कि विद्यार्थी जहाँ अधिक से अधिक भाषाएं सीखें, इसका कोई नया बहुभाषा मतलब अधिक से अधिक कोई चीज नहीं है इसका अर्थ ही नहीं, और बहुभाषा कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अंग्रेजी का सीखना, इसका अंग्रेजी सीखना कोई रिलेटेड नहीं, बहुभाषा मतलब कोई भी भाषा सीख सकता है, और बहुभाषा से कक्षा में बच्चे मातृभाषा को शुरू करते हैं, और हिंदी अंग्रेजी ये 3 तरह सीखना, ये भी नहीं है, डी नंबर भी नहीं होगा, ए नंबर इसका हो जाएगा, बहुभाषा वाले को भाषाओं को विषय शिक्षण अधिगम के लिए एक ही संसाधन के रूप में होना चाहिए, बहुभाषावाद का हो जाएगा संदर्भ में। हम लोग आते हैं भाषा शिक्षण की उपागम समुची में पाठ्य सामग्री के अर्थ पर अध्ययन किया जाता है बजाय एक एक शब्द के अर्थ पर। तो 107 नंबर है, इसका क्वेश्चन सॉल्व है कि भाषा शिक्षण और उपागम समुचित पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है कि बजाय एक एक शब्द का अर्थ है, तो बजाय कि एक एक शब्द का अर्थ पर, ठीक है। तो इसमें वाला ऑप्शन क्या है, विभिन्न दर्शनग्राही उपागम, समग्र भाषा उपागम, संरचनात्मक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम, तो ये 7 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा समग्र भाषा उपागम। इसमें जो है शिक्षण जो है सामग्री का भाषा शिक्षण में होगा, भाषा शिक्षण के समग्र भाषा उपागम जो होता है, समग्र भाषा इसमें समूची पाठ्य का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा विषय दर्शनग्राही भाषा में क्या, दर्शनग्राही क्या होगा, भाग नहीं होगा, रचनात्मक उपागम भाषा में कैसे हमको जो संप्रेषणात्मक उपागम नहीं, समग्र भाषा उपागम हो जाएगा, इसका 7 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। वाक समुदाय के लोगों का वह समूह जो वाक समुदाय जो जो लोग होता है, इसमें क्या होता है भाषा के बारे में होता है, तो इसमें वशिष्ठ विशिष्ट उद्देश्य के लिए भाषा विशिष्ट मतलब विशिष्ट होना चाहिए, नहीं विशिष्ट का कोई जरूरी नहीं है, भाषा प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों, हाँ एक समान मानक ये हो सकता है, ठीक है, 3 नंबर हो सकता है, इनकी देख 3 नंबर देख लें, इसके एक समान वाक विकार होता है,
नहीं, वाक्य विकार नहीं, इसका कोई विकार नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। एक समान भाषा का शिक्षण, एक नहीं, एक समान नहीं, ऐसे भी आप इसी प्रकार से भी शिक्षा सीख सकते हैं। भाषा सीखना, तो भाषा प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानक होना चाहिए। मानक का प्रयोग इस तरह से सीखना बस। 109, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करते हुए उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करता है। तो किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? कहानी की थीम से संबंधित विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। तो इसमें आपका नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहानी से पहले क्या आप पूर्व ज्ञान का सहारा लेगा, तो ये भी नहीं होगा। कहानी के अंतर अनुमान लगाए अवसर देना चाहिए। नहीं, कहानी के अंत में का अनुमान लगाए कि अवसर देना चाहिए। ये नहीं होगा। कहानी को कंठस्थ करने कक्षा में वर्णन करना चाहिए। कहानी के पात्रों को विमर्श कर मौके ये देना चाहिए। सिंपल क्या है कि कक्षा में 5 में अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी सुनाता है और उपागम का प्रयोग करता है। कक्षा में किस युक्ति का नहीं बोल रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो इसका हो जाएगा आपका नहीं कर रहा है, तो कक्षा थीम संबंधित विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। जो कहानी हो रहा है उसमें ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ये तो सही है, तो यहाँ नहीं बोल रहा है तो ये नहीं होगा। कहानी के अंत में अनुमान लगाए कि वहाँ अवसर देना चाहिए, मतलब कहानी अंत हो गया है, ये कहानी जो है तो उसमें अवसर देना चाहिए कि क्या अनुमान लगा, ये भी सही हो जाएगा। पर यहाँ नहीं बोल रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। कहानी को कंठस्थ मतलब रटना, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तर्ज कक्षा का वर्णन ये आपका हो जाएगा। नहीं बोला तो ये हो जाएगा कंठस्थ। कहानी के पात्रों को विमर्श का मौका देना चाहिए, ये भी विमर्श का मौका देना चाहिए, ये भी हो जाएगा। ये तीनों सही है, बट आपका नहीं बोला बोल रहा है, तो नहीं बोला बोल रहा है तो आपका 3 नंबर हो जाएगा कंठस्थ। कोई जरूरी नहीं है कंठस्थ। अब लोग आगे 110, निम्न में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार करने का उदाहरण है? तो अतिशय शब्द का विस्तार करने का उदाहरण है, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहता है। तो बोल क्या रहा है कि कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय का विस्तार है। मतलब आरंभिक में क्या होता है कि जो भी बताया, ये जो उड़ रहा है तो क्या है, गौरैया है, जो भी उड़ रहा है उसको उड़ैया को बता दिया। कोई भी पक्षी को बता देने को क्या होता है आरंभिक में, तो सबको गौरैया बोलने लगता है, तो ये सही हो जाएगा। बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियाओं को गौरैया कहने लगता है, ये सही हो जाएगा। बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल सकते हैं, नहीं ये नहीं होगा। प्रवाह के साथ नहीं बोल सकते, साथ नहीं बोल पाते हैं। बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल केवल शब्द जहाँ आएगा ना वो नेगेटिव होता है, तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। केवल शब्द का सहारा होता है जो माँ सेब खाती है, ये नहीं होगा। बच्चे अपना बोली गई बातें को दोहराए, ये भी नहीं होगा। दोहराना ही नहीं, रटना वाला काम ही नहीं होगा। बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल सकते, ये भी नहीं होगा। बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया, ये भाषा अर्जन के दौरान प्रारंभिक समय त्रुटि क्या होता है कि अगर इस चीज को बता दिया कि वो चिड़िया गौरैया है, तो सभी चिड़िया को क्या होता है, उड़ने वाले को सबको गौरैया बोलने लगता है, ये हो जाएगा। 111 नंबर, भाषा शिक्षण किस उपागम का अर्थ है में प्रति समझ और किसी का वाक्यों के प्रतिरूप याद करने पर बल दिया जाता है। याद करने का बल किस पे दिया जाता है? आपका रचनात्मक उपागम हो जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक उपागम और प्रत्यक्ष विधि, ये जो संरचनात्मक उपागम होता है इसमें याद करने पर बल दिया जाता है। भाषा शिक्षक का जो संरचनात्मक विधि होता है इसमें क्या होता है, प्रति समझ बनाने के लिए जिन वाक्यों के प्रतिरूप याद करने पर इसमें बल दिया जाता है। व्याकरण में नहीं, अनुवाद इसमें नहीं, संप्रेषणात्मक उपागम में नहीं, और प्रत्यक्ष विधि में नहीं, ये आपका संरचनात्मक उपागम हो जाएगा। हम लोग आते हैं गहन पाठन। गहन पाठन क्या है? गहन पाठन क्या होता है? गहन मतलब क्या है, गंभीर, सिंसियरिटी, तो ये हो जाएगा आपका गंभीर पाठन। ठीक है। शारीरिक तौर पर पाठन ये नहीं होगा, पठन के पूर्व नहीं, सामुदायिक पठन नहीं, गंभीर पाठन हो जाएगा। 112 का डी नंबर आंसर।
113 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्थीरिया का लक्षण है? डिस्थीरिया का लक्षण है। डिस्थीरिया का लक्षण क्या है? लेखन में कठिनाई, लेखन में कठिनाई, और स्वर्ण वर्ण स्वर्ण सॉरी ध्वनि वर्ण या शब्दों को दोहराव या लंबी तान में बोलना, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकलने में जीभ और होठों के समन्वय में कठिनाई। डिप्थीरिया मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ध्वनि का जो निकलता है ना, उसमें क्या होता है कि मांसपेशी जो होता है वो कमजोर होने के कारण जब ध्वनि को जीभ और होठों के समन्वय में कठिनाई होती है। यही सही हो जाएगा आपका। जिन शब्दों को बच्चे सुनते हैं वो आप पढ़ते हैं वो समझने में कठिनाई होता है, ये नहीं होगा। लेखन में कठिनाई नहीं। ध्वनि वर्ण शब्दों को दोहराव लंबी तनाव नहीं, ये भी नहीं होगा। मांसपेशी का जो कमजोर के कारण ध्वनि का जीभ होठ में समन्वय में कठिनाई होता है। तो डिप्थीरिया का लक्षण यही होता है। डिस्थीरिया डिस्थीरिया का यही होता है। 3 नंबर आंसर हो जाएगा 113 का। 114 आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पाठन उपकौशल नहीं है? पाठन उपकौशल कौन सा नहीं है? अंतः क्रिया का करना। अंतः क्रिया का करना क्या है? आपका कौशल नहीं है। और संबंधता स्थापित करना, उपकौशल नहीं बोल रहा है, उपकौशल संबंधता को जो है संबंधता को स्थापित करना। ठीक है। आपका अनुमान लगाना, विश्लेषण करना, ये संबंधता का स्थापित करना और उसको अनुमान लगाना, तो ये क्या उपकौशल है? आप क्या बोल रहे हैं? नहीं है। तो अंतः क्रिया का करना जो है, अंतः क्रिया का करना क्या है? ये उपकौशल नहीं है। हम लोग आते हैं पाठन के बारे में। निम्नलिखित में से कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पाठन एक ऐसी क्रिया है, पाठन क्या एक ऐसी क्रिया है जिसमें समग्र सूचनाओं को ज्ञान अर्थ अर्थ निर्माण साथ साथ ग्रहण करना होता है। ठीक है। और डिस, डि, पाठन के बारे में निम्न कथन पढ़कर सही, तो पाठन में बोल रहा है, पाठन के बारे में। तो ये पाठन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सामग्री को सूचनाओं को ज्ञान का अर्थ निर्माण साथ ग्रहण करना, ये बात तो सही है। डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित कीजिए और नमूनों को ज्ञान एवं जो ध्वनि संबंध में ज्ञान इस्तेमाल कीजिए। नहीं, डिकोडिंग में जो लिखा होता है शब्दों को सही से उच्चारित करना। ठीक है। अच्छा ठीक है। अक्षरों को नमूने ज्ञान ध्वनि का जो ध्वनि संबंध का ज्ञान इस्तेमाल करना, नहीं ये गलत हो जाएगा। डिकोडिंग जो अर्थ होता है, जो डिकोडिंग में जो लिखा हुआ शब्द होता है उसको सही उच्चारण ही कर सकते हैं। तो नमूने के साथ ज्ञान अक्षर ध्वनि का जो अक्षर ध्वनि का संबंध ज्ञान इस्तेमाल करना नहीं। हम लोग कोई भी अपना पठन मतलब क्या है उसका लैंग्वेज नहीं, अपना भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नंबर सही हो जाएगा। मैंने तो बी गलत है, तो ये बी नंबर पाठन में बोल रहा है। यहाँ में ध्वनि का इस्तेमाल नहीं होगा, पाठन के बारे में पठन के बारे में बोल रहा है। 115 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित संबंध में परिवेश सृजन करना चाहती है। इनमें कौन सा कार्य करवाती है? दीवार में उपयुक्त ऊंचाई पे कहानी का पोस्टर लगाना, ये सही हो जाएगा। बच्चे को कहानी सुनाना। ठीक है। आपका हो जाएगा कक्षा की दीवारों पे सजे हुए दीवार फूलों को पशुओं का चित्र चिपकाना और मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। जो कक्षा 2 की अध्यापिका है ये मुद्रित एक संबंध प्रवेशन में सृजन करना चाहती है, तो वो क्या कार्य करवाती है? दीवारों में उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। जो उपयुक्त ऊंचाई पर क्या होता है? पोस्टर का लगाना, ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों को कहानी सुनाना, ये नहीं होगा। जो मुद्रित बोल रहा है, मुद्रित मतलब छपा हुआ जो है अनुसार सृजन करती है। और इनमें से क्या होगा? पोस्टर जो है दीवार सजे हुए फूल और पशुओं को चित्र चिपकाना, ये नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा ना, दीवार में उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना हो जाएगा। 117 आते हैं। नीचे भाषा कौशल का विकास, भाषा कौशल का विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई है। इनमें से कौन सा श्रवण कौशल का विकास उपयुक्त किया जा सकता है? उपयुक्त किया जा सकता है।
तो ये भाषा कौशल का विकास के लिए कुछ गतिविधियाँ दी गई है, ठीक है? उनमें से जो श्रवण अन्य कौशल विकास है, उपयुक्त किया जाएगा। अध्यापक कहानी के आए पात्रों को भौतिक आकृति के वर्णन करने में चित्र के रूप में कर सकती है, ये सही हो जाएगा, ठीक है? इसको क्या करा है? कौशल को गतिविधियों के द्वारा मतलब कि 3D के द्वारा मतलब उसको पात्र को सजाते हुए चित्रित के द्वारा सिखाती है, तो ये हो जाएगा। हाँ, बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहना नहीं, बच्चों को याद करने के योग्य पढ़ना ये भी नहीं होगा, बच्चों को पढ़ी हुई कहानियों को प्रस्तुत करने के लिए कहना नहीं। इसलिए 1 नंबर कहानी को पात्रों को भौतिक आकृति पर बच्चों के चित्र के द्वारा बनाने के लिए कहा सकती है। 17 का ये आंसर हो जाएगा। हमारा जो ये 118वां नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा जो हो जाएगा आज का 28वां नंबर क्वेश्चन है। ये 29वां नंबर है, ये 30वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस प्रकार से वयस्क के अनुकरण व पुनर्वलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल व क्षमता भाषा अर्जन करने का विचार से संबंधित है। जो मनुष्य है वो क्या करता है, जो मनुष्य भाषा का जो सीखता है वो वयस्क अनुसरण पुनर्वलन के एक दूसरे के कौशल को क्षमताएं को भाषा अर्जन की या विचार के संबंधित है। ये क्या है, कैसा है? संज्ञानात्मक उपागम नहीं, ये सिखा रहा है, जो सिखाना क्या संज्ञानात्मक नहीं हो जाएगा आपका, प्राकृतिक उपागम नहीं, व्यवहारवादी उपागम हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार से सिखा रहा है, मतलब मनुष्य अपने जो भाषा उसी प्रकार सीखता है जैसा वयस्क मतलब क्या करना, वयस्क का अनुकरण करना। तो वयस्क मतलब क्या है, जो जो सीखा हुआ है, जो बड़े हैं उसका जो है पुनर्वलन माध्यम से एक दूसरे के कौशल को भाषा अर्जन का विकास करता है। एक व्यवहार सीखता है, मतलब जो जो आचरण जो बड़े कर रहा है उसे सीखना है, ये व्यवहार। सामाजिक सांस्कृतिक उपागम नहीं, ये नहीं होगा। ऐसी में महासुरा व्यवहारवादी उपागम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नॉम 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 चॉक्सी ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाविक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किस उपस्थिति में प्रवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है। जो नॉक्सी ने यह विचार दिया था कि नॉक्सी जो है विचार है कि मनुष्य सहजात जो भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं और इसकी जो उपस्थिति और परिवेश से जुड़े जो मौलिक निवेश होता है इससे समर्थित जरूरत नहीं है, ठीक है? इसमें क्या है, नॉमचिक ने कहा कि मनुष्य जो साधारण भाषिक क्षमता का पैदा कर सकता है, साथ ही परिवेश से जुड़े हुए मौखिक जो निवेश समर्थन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मौखिक नहीं होना, निवेश की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या भाषा अर्जन उपकरण है, भाषा अभिगम उपकरण है, व्याकरण अर्जन उपकरण है, अधिगम भाषा है। इसमें बोल क्या है, भाषिक क्षमता मतलब भाषा को बोलने का जो क्षमता है या पैदा करने का क्षमता है, उसके उपस्थिति जो है से जुड़े हुए मौखिक निवेश मतलब जो आता है, मतलब क्या होगा निवेश मतलब क्या है, जो दे रहा है, तो क्या है इसमें भाषा अर्जन उपागम हो जाएगा, ठीक है? ताजा एक दूसरे से जा रहा है। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 20वां है। बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि को, जो बच्चे हैं जो अवकाश है छुट्टी के दौरान गृह कार्य के रूप में रुचि कोई 10 कहानियां पढ़कर लिखने के लिए कहा गया। इस तरह से उन्हें क्या किस चीज को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसको आपका गहन पाठन नहीं, विस्तृत पाठन, सरकारी तौर पर पाठन या बारीकी पाठन नहीं। बच्चे को क्या मतलब जो छुट्टी होता है उसे जो होमवर्क दिया जाता है उसमें अपनी रुचि के अनुसार 10 कहानी पढ़ने के लिए कहा जाता है, मतलब 10 कहानी पढ़ो। उसके बाद उन्हें क्या इसको किस चीज़ का प्रोत्साहित किया गया, उन्हें विस्तृत पाठन के लिए मतलब 10 कहानी पढ़ेगा तो उसका बुद्धि का विकास होगा, गहन पाठन नहीं होगा, ये आपका विस्तृत पाठन हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोगों ने आज जो है
30 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक सेट का होता है तो वो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।